रानी दुर्गावती की आपने बात की, जी, वो एक महान शासिका थी। जी। कोई आप 1-2 बातें ऐसी बता सकते हैं जिससे महान शासिका वो प्रमाणित होती हैं? भारत में अब आप देख रहे हैं कि भारत जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या बनने वाला है। जी, फिर भारत जैसे देश में ये जो बयान है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है प्रत्येक परिवार को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या ये बयान बयान ठीक है भारत जैसे देश के लिए? वर्तमान में सीरियस मुद्दा चल रहा है, इस पर क्या-क्या जानकारी आपको थोड़ा बताइएगा? नोटा, जो हम लोग इलेक्शन में यूज़ करते हैं, इसको लेके आपकी क्या राय है? आप इसमें अपने हिसाब से जो ना अगर मान लो सरकार आपसे राय माँगना चाहे नोटा को लेके, आप अपनी क्या राय सरकार को दे सकते हैं, नोटा को लेके? भारत का नागरिक और आपको चौराहे पे किसी ने रोक दिया, जी, तो आप कैसे सिद्ध करेंगे सर मैं भारत का नागरिक हूँ? क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसकी अपेक्षा कर सकता है जिससे वो जी। मैं आई कमी सर। आइए, आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विक्रमजीत जी, बैठिए। थैंक यू सर। आप स्टार्ट करें। विक्रम जी, जी सर। अपना परिचय दें। इस डेप्थ में जो चीज़ें हैं वो तो हमें पता है, जी इसके अलावा अपना परिचय दें। जी सर। जी सर, डैप में मेरी माता जी का नाम उल्लेख नहीं। मेरी माता जी श्रीमती राम प्यारी सरियाम जी जो गृहिणी है और साथ ही साथ 2005 से 2010 तक जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। और इसके साथ ही सर इसमें मैंने कुछ वर्क भी किए एनजीओ के साथ में जुड़कर। प्रथम एनजीओ के साथ में 200 बच्चों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कराया इसके माध्यम से। और सर साथ ही साथ ग्रामीण स्तर पे बच्चों को पढ़ाई के लिए गाइड करने का काम करता हूँ। ठीक है। तो आपकी माताजी का नाम भी जो है वो देवी-देवताओं के नाम पर है, आपके पिताजी का नाम भी जी है ना? और आप एक महान शासक विक्रमादित्य के नाम को रखे हुए हैं, जी है सर। ना? जानते हैं आप विक्रमादित्य के बारे में? जी सर। कौन थे ये? सर सम्राट विक्रमादित्य भारत के महान शासकों में से एक थे। इनका संबंध मालवा के गंधर्व वंश से भी था। गंधर्व वंश से था। और इनकी उपलब्धियों की बात करें सर तो इन्होंने शकों को पराजित किया था। और इनका जो साम्राज्य था काफी विस्तृत था। भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा मिस्र तक इनका साम्राज्य का विस्तार था। इसका उल्लेख सयारुल उकुल में मिलता है जिसके रचनाकार जयराम तिलतोई जी है। और साथ ही साथ इन्होंने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत की थी। और अपने दरबार में 9 विद्वानों को इन्होंने संरक्षण दिया था जो नवरत्न के नाम से कालांतर में प्रसिद्ध हुए। बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने दरबार में नवरत्न रखे। इसके अलावा सम्राट अकबर ने भी अपने दरबार में नवरत्न रखे। तो विक्रमादित्य जो है वो कोई व्यक्ति था या कोई उपाधि थी? सर यदि हम मध्य प्रदेश के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें जो एमपीपीएससी का सिलेबस है तो उसके अकॉर्डिंग सर वे शासक थे मालवा के। उपाधि नहीं थी ये? उपाधि थी सर। बाद के कालांतर में 14 शासकों ने उपाधि धारण की। अंतिम शासक कौन था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? सर ग्वालियर के शासक हेमू थे। ग्वालियर के थे? सर क्षमा चाहता हूँ, फैक्ट्स मुझे क्लियर नहीं। हालांकि जी ग्वालियर से पूछ रहा देखिएगा एक बार, जी। इतिहास विषय है आपका। हूँ। जी जी थैंक यू सर। चलिए, कौन जनजाति से आप अपनी जनजाति की कुछ ऐसी कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर आप गौरवान्वित महसूस करते हैं? कौन-कौन सी बातें हैं? सर सबसे पहले प्रकृति से जुड़ाव और प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहना। सारी जनजातियां करती हैं, तो प्रकृति से जुड़ाव करता ही है। जी आपकी विशेषता क्या है? जी जी। सर चूंकि मैं गोंड जनजाति से संबंधित हूँ और इसका एक इतिहास भी रहा है। महाकौशल क्षेत्र में गोंड वंश रहा है। इसके संस्थापक मदन शाह गोंड थे। और कालांतर में महान शासिका रानी दुर्गावती जी का शासनकाल रहा है जिन्होंने 1564 में मुगलों के खिलाफ युद्ध भी लड़ा। अपने साहस और शौर्य का उन्होंने प्रदर्शन भी किया। साथ ही साथ 1857 में क्रांति में शंकर शाह रघुनाथ शाह जी ने जो अपना बलिदान दिया
क्रांति के लिए, वो ये चीज़ें हमें गौरवान्वित करती हैं सर। रानी दुर्गावती की आपने बात की, जी। जो एक महान शासिका थी। जी। कोई आप एक दो बातें ऐसी बता सकते हैं जिससे महान शासिका वो प्रमाणित होती हों? जी। सर उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान क्षेत्र की प्रगति के लिए उन्होंने काम किया था। उनके काल में धर्मनिरपेक्षता जैसे तत्वों का उल्लेख मिलता है, जो उनके काल में मुस्लिम समुदाय के भी कुछ सैनिक थे, और साथ ही साथ उन्होंने साहित्य के विकास में भी अपना योगदान दिया। कई कवियों को उन्होंने अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया था, और साथ ही साथ उन्होंने जो साहस दिखाया, बाज बहादुर शाह को पराजित किया, मालवा के शासक थे, 2 बार पराजित किया उन्होंने, और साथ ही साथ मुगल सेनापति, मुझे उनका नाम ही क्लियर याद नहीं आ रहा है, उनके खिलाफ भी अपने शौर्य को उन्होंने प्रदर्शन किया। तो सर इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वो महान शासिका रही अपने काल में। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक जी। है। आप आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है आपने? जी सर। हुँ? जी। आज के न्यूज़पेपर में कॉलेजियम व्यवस्था के ऊपर कुछ सवाल उठाए गए हैं, जी। है ना? पढ़ा है? खबर आपने पढ़ी है? सर क्षमा चाहता हूँ, ये खबर नहीं पढ़ पाया। संपादकीय नहीं पढ़ते आप? सर मैं दैनिक भास्कर पढ़ता हूँ, तो और उसी में ही उठाए गए सवाल। कॉलेजियम व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाए गए। मैं आपको व्यवस्था बता देता हूँ। जी सर। उसमें बात ये कही गई है कि भारत में न्याय मिलने में बहुत देरी हुई। जी। क्यों देरी हो रही है भारत में न्याय मिलने में? इतनी अच्छी व्यवस्था है भारत की, इतना बेहतरीन सब चीजें चल रही हैं, जी। फिर न्याय मिलने में देरी क्यों हो रही है बेटा? सर ये अत्यंत चिंता का विषय है कि भारत में आम नागरिक को न्याय नहीं मिल रही है, और इसके पीछे कुछ कारण देखेंगे सर तो निरंतर मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, और न्यायाधीशों की संख्या कम है। यही विषय उठाया गया। जी। न्यायाधीशों की संख्या आधे से ज्यादा, जी। मतलब रिक्त पद पड़े हुए हैं, जी सर। है ना? चलिए, एक आंदोलन के बारे में चर्चा हुई है। जी। अभी आरएसएस प्रमुख ने भी उस विषय को उठाया है। जी। एक मूवमेंट है जो दक्षिण कोरिया और जापान में चला था, 4B आंदोलन, जी। ना? पता है आपको इसके बारे में? और सर मैं इसको लेकर श्योर नहीं, हालांकि शायद जनसंख्या से संबंधित। जनसंख्या से संबंधित ही है, पर जी। 4B आंदोलन है क्या? सर इसको लेकर मैं आर्टिकल पढ़ा था, और जनसंख्या में जो गिरावट आ रही है वो दक्षिण कोरिया को लेकर काफी चिंताजनक स्थिति है। ऐसा कहा गया था कि आने वाले समय में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा यदि जनसंख्या निरंतर गिरती रही तो। नहीं, ये विषय तो है, पर जी। 4B आंदोलन इससे संबंधित नहीं है। क्षमा चाहता हूँ सर, मैं फैक्ट क्लियर नहीं। चलिए, कोई बात नहीं। भारत में अब आप देख रहे हैं कि भारत जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या बनने वाला है। जी। फिर भारत जैसे देश में ये जो बयान है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है, प्रत्येक परिवार को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, आपको क्या लगता है, क्या ये बयान ठीक है भारत जैसे देश के लिए? हम जब एक बड़ी जनसंख्या को गरीबी रेखा से नीचे पा रहे हैं, जी। और उसमें अगर हमारे देश के कुछ रिस्पॉन्सिबल लोग जो है उस तरीके के बयान देते हैं जी। कि भाई प्रत्येक परिवार को जो है वो, प्रत्येक दंपत्ति को 3 बच्चे कम से कम पैदा करने चाहिए, जी। तो क्या लगता है आपको, ठीक है ये? जी सर मुझे लगता है ये एक दूरदर्शी सोच है। हालांकि तत्काल में वर्तमान में हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन भविष्य में ये जनसंख्या बूढ़ी हो जाएगी, और इसके नतीजे में चाइना जापान में देखिए, वहाँ की जनसंख्या निरंतर बूढ़ी हो रही है, उनकी वर्ग क्षमता कम हो रही है। तो ये चिंता का विषय है, और हमेशा ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करनी चाहिए सर। तो इतनी जनसंख्या के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन है क्या? सर क्षमा चाहता हूँ, वर्तमान में नहीं है सर। फिर केवल एक तरफा प्लानिंग करनी पड़ेगी क्या? मुझे लगता है सर हमें वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखिए, जैसे बेरोजगारी एक मुद्दा है, औद्योगिकरण एक मुद्दा है। यदि औद्योगिकरण तेजी से होता है पूरे भारत में तो निश्चित तौर पर रोजगार के अवसर क्रिएट होंगे, और ये समस्या का समाधान हो सकता है सर। चलिए, जी। एक मुझे बात बताइए कि अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं कि भारत का पड़ोस जो है जी। वो निरंतर राजनीतिक अस्थिरता का शिकार बना हुआ है। जी। हालिया में हमें बांग्लादेश में कुछ घटनाएं देखने को मिली। जी सर। अगर आपको जो है वो इस समस्या का हल निकालना हो, जी। तो आप क्या करेंगे? सर्वप्रथम सर मैं बांग्लादेश के संदर्भ की बात करें। बांग्लादेश के संदर्भ की बात करते सर बांग्लादेश के संदर्भ की बात करें तो उसका एक भू राजनीतिक महत्व है उस देश का, हैं। चूंकि हमारा पड़ोसी राज्य देश है,
सबसे लंबी सीमा हम साझा करते हैं और ऐसे में ज़रूरी कि वहाँ पे शांति बनी रहे और वहाँ के अल्पसंख्यक जो मोस्टली हिंदू समुदाय से संबंधित रखते हैं और भारत चूँकि हिंदू समूह बहुसंख्यक देश है, तो वहाँ पे जो अल्पसंख्यक के साथ में जो भी घटनाएं होती हैं, नकारात्मक घटनाएं, उसका सीधा प्रभाव भारत पर पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में सर पहला कदम जो होना चाहिए शांति प्रिय तरीके से संवाद स्थापित करना, साथों साथ अंतर्राष्ट्रीय तो दबाव संवाद तो स्थापित ही नहीं करना ना। बांग्लादेश ने साफ साफ बोल दिया है कि भारत हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना करे। जी जी फिर? जी बिल्कुल सर। सर जिस प्रकार से हमने मालदीव में शुरू में वहाँ पे देखा कि भारत विरोधी बयानें निरंतर चल रही थी, लेकिन भारत ने धैर्य बनाए रखा और जो निरंतर सपोर्ट रहा है वो करते रहे और इससे ये हुआ कि आगामी समय में हमारे संबंध सुदृढ़ हो पाए। अभी समान संबंध हमारे बहुत अच्छे दौर से गुजर रहे हैं मालदीव के साथ में। यदि इसी प्रकार की रणनीति हम बांग्लादेश के साथ अपनाते हैं तो मुझे लगता है इसका दीर्घकालिक परिणाम हमें देखने के लिए मिलेगा सर। अच्छा, जी ठीक है। चलिए, आपका इतिहास विषय है, राजनीति शास्त्र भी आपका विषय है, जी ठीक है। मैं कहता हूँ कि पूर्व में लिए गए राजनीतिक निर्णय ही इतिहास बनाते हैं। जी ठीक है, आप मेरे सेंटेंस को समझ पाए? पहले लिए गए राजनीतिक निर्णय जो है जी वो इतिहास बनाते हैं। जी इसे आप प्रूव कर सकते हैं कैसे? जी सर। 1947 की बात करूँ सर, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो कश्मीर विवाद यूएन में पहुंचाया, तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा है जो निर्णय था। अब आज इस पर टिप्पणी करना के लोगों की सकारात्मक नकारात्मक दृष्टि होती है। और दूसरा पंचशील समझौता के तहत में जो हमने तिब्बत पर अपना विशेषाधिकार छोड़ा है, एक ये मुद्दा हो सकता है। और साथ ही साथ 1975 में जो आपातकाल लगाया गया, तो ये भी हमारे इतिहास में मुख्य रूप से शामिल है। तो ये कह सकते हैं कि आप जो कह रहे हैं सर, मैं उसकी बात से सहमत हूँ। ठीक है जी सर। विक्रमदेव जी, जी सर। चलिए, अभी भी कुछ देर पहले सर ने आपसे कुछ प्रश्न पूछे। जी 3 बच्चे 2 बच्चों को लेकर ऐसा। जी सर। शायद आपको पता होगा कि जब कोई दंपति 2 बच्चों से ज्यादा पैदा करेगा तो उसे शासकीय नौकरी में, जी सर। है ना, अपना कोई योगदान नहीं करना पड़ेगा, है ना, कुछ और ही करे अपना। जी और 3 बच्चों को लेकर बात चल रही है, जी सर। तो इसको आप शासकीय नौकरी जोड़ के कैसे देखकर चलते हैं? अगर मान लो बात मान के 3 बच्चे किए जाए तो फिर वो तो व्यक्ति कभी शासकीय नौकरी कर ही नहीं पाएगा, उसे तो फिर कोई ना कोई अपना प्राइवेट काम ही करना पड़ेगा। जी सर, एक कानूनी द्वंद की स्थिति है और मुझे लगता है इसमें और नए नए प्रयास करने की ज़रूरत है। हालांकि मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। वर्तमान में हमारा भारत जनसंख्या दबाव के दौर से गुजर रहा है और कम से कम आने वाले 10 साल तो हमें ये जो सरकार की जो पॉलिसी चल रही है, 2 चाइल्ड वाला, आई थिंक इसे रेगुलर रखने की ज़रूरत है। आगामी 10 साल बाद ऐसे किसी मुद्दे पर काम हो तो मुझे लगता है उचित है, लेकिन वर्तमान की आवश्यकता ये है कि जनसंख्या के अनुरूप हमें रोजगार मिले, कृषि का विकास हो ताकि हमारा जीवन स्तर सुधरे। कृषि का विकास हो, आपने ये बात कही, ऐसा आखिरकार ऐसा क्यों कि कृषि के विकास से ही हमारा जो है, जो कहते हैं विकास है होगा? मतलब कृषि का विकास करने से क्या होगा? मतलब जो रोजगार है बढ़ेगा, लोग खुशहाल होंगे। जी ये कनेक्शन क्या है आपस में इसका? सर, जो भारत की अधिकांश जनसंख्या है उसकी निर्भरता कृषि पर है। 50% से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़ा हुआ है। तो यदि हम कृषि क्षेत्र को बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे तो ये जो 50% अधिक जनसंख्या है, इसको सीधा इसका लाभ कृषि मिलेगा। क्षेत्र में आप ऐसे कौन से कार्य करेंगे जिससे इस 50% जनसंख्या को लाभ ज्यादा मिले? किस क्षेत्र में जाके? आप जानते हैं कृषि में भी अलग अलग प्रकार की वैरायटी है, खाद्यान्न भी उगाया जाता है, सब्जी पालन भी, सब्जी की खेती भी की जाती है, फल उत्पादन, फूल उत्पादन, जी है ना, पशुपालन, ये सब भी उसके तहत आता है। आप इनमें से किस चीज को ज्यादा प्राथमिकता देंगे जिससे क्या हो, लोगों को ज्यादा उसका फायदा मिले? सर, जो हम पारंपरिक तौर पर खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं, साथ ही साथ हम उसके बागवानी से जोड़ सकते हैं। दूसरा पशुपालन, मत्स्य पालन, पोल्ट्री पालन और साथ ही साथ हमें कृषि जो एग्रीकल्चर टूरिज्म है, इसे भी डेवलप करने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर टूरिज्म ये क्या चीज है? सर, खेतों में जाकर अपना समय स्पेंड करना और खेत में जो शांति है उसका आनंद लेना भी कृषि टूरिज्म है। अच्छा, ऐसा जी सर। कहीं ऐसा ना उसमें जो टूरिज्म में बर्बाद कर दे? आप जानते हो टूरिस्ट लोग कैसे होते हैं, जब भी कहीं जी घूमने फिरने जाते हैं तो आधी गंदगी तो वहीं फेंक के चले जाते हैं। जी सर, तो वो खाद का काम तो करेगा नहीं वहां पर। जी 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 जी।
सर हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, नकारात्मक, सकारात्मक, और जी, जी, मुझे जी, जी। ज़रूरी है कि हम उसके सकारात्मक पहलू पर ध्यान दें जी, जी, और उससे जो डिसएडवांटेज है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें और प्रयास करने होंगे सर। ओके। अपने भारत में आपको शायद पता होगा 80% से ज़्यादा क्या है सीमांत कृषक हैं। जी, और कुछ देर पहले आपने जो बात बोली, जी, ये बात इससे कैसे मैच खा पाएगी? सीमांत कृषक पे ज़मीन ज़्यादा तो होती नहीं है, जी, जी, है ना? तो वो कैसे जो ना प्रोसेस हो सकता है जी, अदर खेती को करने के लिए? वो तो अल्टीमेटली खाद्यान्न ही उगाएगा, गेहूँ और चावल, क्योंकि जिस पे एमएसपी ज़्यादा मिलता है। जी, इसीलिए वो किसी और पे ज़्यादा शिफ्ट करना ही नहीं चाहता, चाहे आप उसे कितने मोटिवेट कर लो। जी, जी, जब देश का 80% ज़्यादा किसान इस ओर मुड़ना ही नहीं चाहता, तो फिर आप क्या करके उनको मोटिवेट कर सकते हैं, जिससे उनकी इनकम बढ़े, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है ऊँचा हो, ठीक है? वो भी क्या एक अच्छा जीवन जिए। जी, जी। और सर छोटे किसानों की बात करें, चूँकि मैं भी एक सीमांत कृषक परिवार से बिलॉन्ग करता हूँ, जी, और जी। जो मैं समस्या देख पा रहा हूँ, निवेश की समस्या है। जब भी बोनी स्टार्ट होती है, तो बहुत ज़्यादा निवेश के लिए रकम नहीं होता है। तो मुझे लगता है ऐसी स्थिति में, और दूसरी सबसे बड़ी समस्या सर सिंचाई की है। सिंचाई सुविधाएँ नहीं होती नहीं, हैं। आपने जो मूलभूत बात है उसको नहीं बोला पहले, वो तो बात पहले चाहिए मुझे। जी, ये बात जो आप बोल रहे हैं तो बाद में आएँगी, आएँगी। जी, जी, लेकिन मैं जो वेट कर रहा था कि आप पहले वो पॉइंट बोलेंगे, वो पॉइंट अभी निकल के नहीं आया है। जो सीमांत कृषक है, इनकी जो समस्या है वो कैसे दूर करें? भूमि को लेकर पहले मैं वो जानना चाह रहा था आपसे। सर इनके जो फसल उपज है, इन पर एक पर्याप्त उन्हें मूल्य मिल हुँ, सके। हुँ। चलिए ख़ैर कोई दिक्कत नहीं, आप क्षमा इसको यहाँ चाहता हूँ। ड्रॉप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपकी जो हॉबी है, जी सर। वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा मुद्दों संबंधी हाँ, न्यूज़ देखना एवं पढ़ना, जी सर। ठीक है? वर्तमान में सीरिया मुद्दा चल रहा है, इस पर क्या-क्या जानकारी आपको थोड़ा बताइएगा? सर सीए की बात, सीरिया को लेके का मुद्दा जी, चल रहा है वर्तमान में? सीरिया वाला मुद्दा। जी, जी। सर सीरिया में वर्तमान में बशर अल असद की सरकार है। इनके खिलाफ में वहाँ पे विद्रोही संगठन, क्या अ, नाम है संगठन का? एक कुर्द लड़ाकी उसमें, और हाँ, एक वो कुर्द लड़ाके तो खैर उसमें है ही है और क्या बिल्कुल, लेकिन उनका संगठन का नाम क्या है पर्टिकुलर? सर मुझे संगठन का नाम क्लियर नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कुछ जी। और बात बताइए। इन विद्रोही संगठन को अमेरिका, टर्की और इज़राइल का समर्थन प्राप्त है, और जो राष्ट्रपति बशर अल असद है, उन्हें ईरान और रशिया का समर्थन प्राप्त है। और ये जो विद्रोही संगठन है, निरंतर नए-नए शहरों में अपना कब्जा करे जा रहे हैं, जैसे ओलप्पो हो गया, होम्स हो गया, और हाल ही में डेरा किया। और डेरा से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पे बचा है दमिश्क। यदि वो दमिश्क में आकर कब्जा कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि जो वर्तमान राष्ट्रपति है, उनकी सत्ता खतरे में है। आज नहीं की तो उसमें तो खबर घुस में ही चुके हैं, वो भवन में तो घुस ही चुके हैं, एंटर तो आज कर की चुके हैं। खबर में दमिश्क का कुछ जिक्र है, अगर आपने पढ़ी होगी तो। जी सर। दमिश्क पे कब्जा कर लिया है शायद, कि वहां तक पहुंच राष्ट्रपति गए। भवन में तो एंट्री कर रहे हैं वो लोग तो। क्षमा उसकी चाहता वीडियो बाकायदा यूट्यूब पे जा रही है उस समय। सर मैं अभी अभी का न्यूज़ नहीं देख पाया, क्षमा चाहता हूँ मैं सर। जी। आपने लिखा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा मुद्दों पर जी, न्यूज़ देखना और पढ़ना, जहाँ पे आपने न्यूज़ देखना स्पेशली बोल दिया है, जी सर। इसीलिए। जबकि मैं आपसे बात जो है ना पुरानी कर रहा हूँ, आज की नहीं कर रहा हूँ। जी, ये जी, थोड़ी पुरानी बात है। जी, जी, ऐसा। जी, मैं सुधार करूँगा सर। चलिए कोई दिक्कत जी, नहीं। अभी आपको पता है हाल ही में अमेरिका में ट्रम्प प्रेसिडेंट के रूप में सिलेक्ट हो गए, जी, ये चीज। जी, ट्रम्प की जो व्यावसायिक नीतियां या आप बोल दें जो मार्केट डीलिंग चलती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जी, है ना, इंडिया के साथ में और चाइना के साथ में उनका व्यवहार किस प्रकार का रहेगा? मैं यहाँ पर आपसे 4 देश के एंगल जानना चाहूंगा। जी, अमेरिका में ट्रम्प, जी, रशिया में पुतिन, चीन में शी जिनपिंग और जी, इंडिया में मोदी जी। जी, 4 लोग। आपको बताना इन चारों का संबंध कैसा क्या है? मतलब हम लोग अमेरिका से, चाइना से, रशिया से, क्योंकि अपन तो इंडियन, अपन अपनी खुद की बात करेंगे, सीधी बात है। जी, जी, हम अमेरिका से, चाइना से और रशिया से कैसे फायदा निकाल सकते हैं, जबकि हमको तीनों हाथ में क्या करना है, अपने संबंध को बैलेंस करके चलना है। चाइना से दोस्ती की जाएगी तो अमेरिका बुरा मान सकता है, जी, अमेरिका में ज्यादा घुसेंगे तो चाइना बुरा मान सकता है, जी, ठीक है, रशिया तो बुरा मानेगा मानेगा ऐसा। जी, जी। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? आप मतलब यहाँ पर क्या सुझाव देना चाहेंगे जिससे क्या सब कुछ बैलेंस रहे और इंडिया को फायदा ज्यादा से ज्यादा मिले? सर मतलब आप इसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में समझाइए मुझे, जी, जी, ना कि किसी राजनीति के संदर्भ जी, में। जी। यदि सर हम व्यापार की बात करें, जो डोनाल्ड ट्रंप अभी इलेक्ट प्रेसिडेंट है, सत्ता में आते हैं, तो हमने उनके पूरे कार्यकाल में देखा है, पुराने कार्यकाल में उन्होंने व्यापार को ज़्यादा महत्व दिया है, और अमेरिका के हित में जो लाभकारी रहा है, जीएसपी से भी हमें हटाया। लेकिन उन्होंने इस चुनाव अभियान, जीएसपी को फुल फॉर्म क्या है? जनरलाइज, मुझे क्लियर नहीं होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ओके। चुनावी अभियान के दौरान उन्होंने कुछ बयान दिए थे चाइना को लेकर। उन्होंने कहा था कि 25% टैरिफ लगाएंगे, और साथ ही साथ भारत को भी वार्निंग दी थी, लेकिन उन्होंने ये टैरिफ रेट नहीं बताया। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि यदि वो चाइना पर टैरिफ लगाते हैं, तो भारत के लिए नया अवसर खुलते हैं, बहुत और बढ़िया। निश्चित तौर पर अमेरिका में हमारा निर्यात बढ़ने वाला है। और दूसरा रशिया,
रशिया को लेकर उनका सॉफ्ट कॉर्नर रहा है और यूक्रेन और रूस युद्ध को समाप्त करने की बात कही है। यदि ऐसा होता है तो भारत के लिए कूटनीतिक तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पिछले बाइडेन कार्यकाल में रशिया और भारत के संबंधों को लेकर चाइना और अमेरिका हमेशा दबाव बनाते रहा कि आप यूक्रेन का पक्ष लीजिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और ट्रम्प के आने से चाइना पर फोकस बढ़ेगा अमेरिका का, और ऑलरेडी ट्रेड वार स्टार्ट हो चुका है। तो ओवरऑल सर मुझे लगता है कि इसमें हमें फ़ायदे की संभावनाएं ज़्यादा लग रही है। ये जैसा भी आपने देखा कि रशिया ने जी इंडिया से बात करके चाइना से हमारी दोस्ती करवाई, जी है ना। जी अब अगर चाइना से हम दोस्ती करेंगे रशिया की बात को मान के, तो अमेरिका तो बुरा मान जाएगा। तो जो टैरिफ वो 20% के चाइना पे लगा यार, वो हमारे पे भी लगा सकते हैं। जी जी ट्रम्प की नीति आप जानते कैसी है। जी जी आपको पता है कि इंडिया से जो लोग वहां कर पढ़ने जाते हैं या फिर डिग्री करने जाते हैं, डिप्लोमा करने के लिए जाते हैं, कोई बिजनेस करने जाते हैं साल 2 साल के लिए, उसके लिए जो H1B वीजा वहां पे जारी किया था, उसमें वो कमी करने की बात कर रहे हैं सर। जी 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 सर भारत की जो फॉरेन पॉलिसी रही है हमेशा स्वतंत्र रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि चाहे रशिया के दबाव में आके हम चाइना से संबंध सुधारें, ये राष्ट्रीय हितों पर डिपेंड करता है कि हमारे राष्ट्रीय हित कहाँ तक उनका लाभ मिल रहा है। यदि चाइना के साथ हमारे राष्ट्रीय हित सध रहे हैं तो मुझे लगता है उनके साथ संबंध निर्मित करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दूसरा, अमेरिका के साथ भी यही स्थिति हमारी होनी चाहिए, राष्ट्रीय हित मैटर करते हैं उसमें। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, जी भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है, जी क्या बात है इतने साल हो गए फिर भी इनमें कोई सुधार नहीं आ पाया, जी इसके मुख्य रीजन क्या है। सर सबसे पहला रीजन कश्मीर विवाद है। कश्मीर विवाद। जी जो हमारा जो कश्मीर अभिन्न अंग है उस पर उसने जो कब्जा जमाया है, और जब तक वो कब्जा जमाया रखेगा तब तक ये संबंध मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छे तो होने वाले कश्मीर वाले हिस्से पे या कश्मीर पे पूरे पे। सर वो पाकिस्तान के अंडर में जो पीओके वाला जी पूरा। जी पीओके वाला जो पार्ट है वो जब तक भारत के अंडर में नहीं होता, मुझे लगता है ये विवाद चलता रहेगा सर। जी और इसके अलावा और इसके अलावा सर सीमा पार आतंकवाद की एक समस्या है, समय समय पर निरंतर आतंकवादी सप्लाई करते रहता है, जो कश्मीर में आके वहाँ का जो सौहार्द है उसे बिगाड़ने का काम करते हैं। तो एक दूसरा मुद्दा ये होता है। तो अभी आपको पता है कुछ आतंकवादी घटना हुई है इस समय कश्मीर में, कोई रिसेंट समय के भीतर। जी सर मैं न्यूज़ नहीं पढ़ पाया था इसको। नहीं पता नहीं, लेकिन फिर भी कुछ इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है क्या, आतंकवादी आते जाते हैं क्या। जी कंटिन्यू अभी हर सप्ताह ये जानकारी मिल जाती है कि मुठभेड़ में आतंकवादी मारे जा रहे हैं, लेकिन मुझे पर्टिकुलर स्थान के बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप विक्रम देव जी पांडुरना जिले से आते हैं ना? जी सर। पांडुरना जिले का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है किलोमीटर स्क्वायर में कितना है। सर 1522 वर्ग किलोमीटर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये हमारे मध्य प्रदेश का कौन से नंबर का जिला बना है। सर 55वां है। बहुत बढ़िया। और ये किस संभाग में आता है। जबलपुर संभाग में। और संभाग के तहत ये कौन से नंबर का जिला बना था। सर संभवतः 11वां नंबर का। 11वां। जी कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया। सर क्षमा चाहता हूँ, मुझे फैक्ट क्लियर नहीं है। अच्छा, फेमस जो जलप्रपात है वहां का, उसका आप नाम बता दीजिए। सर घोघरा जलप्रपात। बहुत बढ़िया। किस नदी पर है, किसी नदी पर है या फिर डायरेक्ट झरने के रूप में। सर मुझे नदी का नाम क्लियर नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। एक मैं अंतिम प्रश्न आपसे जानना चाहूंगा, जी क्योंकि आपका स्नातक यहाँ पे राजनीति शास्त्र से रहा है। जी सर। नोटा जी जो हम लोग इलेक्शन में यूज करते हैं, जी है ना, इसको लेके आपकी क्या राय है। आप इसमें अपने हिसाब से जो ना, अगर मान लो सरकार आपको राय मांगना चाहे नोटा को लेके, आप अपनी क्या राय सरकार को दे सकते हैं नोटा को लेके। जी सर। जैसे आपने अपने मोबाइल में माई जीओवी ऐप, आपके मोबाइल में है कि नहीं, डाउनलोडेड है। जी तो माई जीओवी ऐप में नोटा को लेके कई बार सरकार ने जो जनता है उनसे सुझाव मांगे, ठीक है ना। मैंने अपने को एक सुझाव दिया था, मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या दिया था। आपने अपने कोई सुझाव, अगर मान लो मैं सरकार हूं और मैं सुझाव मांगू नोटा को लेके कि नोटा की व्यवस्था में आप क्या और सुधार चाहते हैं, सुझाव दीजिए, तो आप क्या सुझाव मुझे देंगे। सर मुझे ऐसा लगता है कि नोटा में यदि 10,000 से ज़्यादा भी वोट यदि मिल रहे हैं, 10,000 से ज्यादा, 10,000 से यदि ज़्यादा वोट मिल रहे हैं तो क्षमा चाहूँगा सर, मैं इसको लेकर क्लियर नहीं। चलिए ठीक है सर। विक्रम जी, जी सर। आपके छिंदवाड़ा जिले में वो भी शामिल है, जी उसमें एक वाइल्ड लाइफ है जिसके अंगों की तस्करी होती है, स्केल्स,
उसका क्या नाम है सर जिसके शल्कों की तस्करी होती है? बाघ बाघ के थोड़ी छिलके होते शल्क हैं, शल्क जानते हैं शल्क आप? स्केल्स। स्केल्स जी जी उसकी तस्करी। सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं अच्छा, है जी। वहाँ पे मेन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है कुछ छिंदवाड़ा पार्ट का, सॉरी मेन वाइल्ड लाइफ? सॉरी सर, मुझे और कोई स्कीम्स है वन विभाग की जो जन कल्याणकारी हो? वन विभाग की जन कल्याणकारी योजना कोई? जी। और सर एक योजना है जो जो तेंदुपत्ता संग्राहक है, उनके बच्चों को विशेष तौर पर शिक्षा में फोकस्ड है वो योजना। अ, मुझे इस योजना का नाम याद नहीं आ रहा है सर। आप कृषक हैं, जी सर। अगर जंगली जानवर फसल को नुकसान कर देगा तो कोई योजना है सरकार? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं है इसकी। ओके। अभी जो ASI सर्वे, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सर्वे की कुछ अनुमति दी थी, फिर बवाल हुआ संभल वगैरह, जी फिर और दावे दूसरी भवनों पे लग रहे हैं कि साहब इसकी भी जांच हो, इसका भी सर्वे होना चाहिए। जी तो जब एक बार 91 में जी पूजा स्थल कानून आ गया जी। तो ये चीजें आपके मत में उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए? सर एक ये संवेदनशील मुद्दा है और दोनों पक्षों का एक कानूनी और नैतिक अधिकार भी है। यदि किसी जगह पे इस प्रकार के ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं किसी संप्रदाय से संबंधित, तो इसमें दोनों पक्षों को एक समझदारी का मार्ग अपनाना होगा। यदि किसी मस्जिद पर इस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं तो मुस्लिम समुदाय से भी यहाँ पे एक समझदारी की एक अपेक्षा की जानी चाहिए कि उस पर वो सहयोग करें। और बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक महत्व नहीं रखता है, वहाँ पे हमें भी हिंदू मुस्लिम समुदाय से एक समझदारी की उम्मीद रखनी चाहिए कि वो ऐसी जगह पे दावा ना बोले। हमें एकजुट होकर अब आगे बढ़ने का समय है, अरे क्योंकि बेटा, एक बात बताओ मुझे कि जी। ये सारे मुद्दे अभी क्यों उठने लग गए? इससे पहले भी मुद्दे थे, पर अभी हमने देखा है कि बहुत ज्यादा मुद्दे उठ रहे हैं। और इसके पीछे जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय रिस्पॉन्सिबल है। उसमें हम बता सकते हो क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी वजह से ये सारे मुद्दे आ रहे हैं? सर मुझे वो निर्णय के बारे में अभी फिलहाल जानकारी नहीं है सर मुझे। उसके बारे में जी 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 अच्छा, ये एक्ट जो है पूजा स्थल एक्ट 91 में आया, जी इसके जस्ट पहले ऐसी क्या घटना हुई थी जो ये एक्ट लाना पड़ा? जी सर। सर 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था। तो उससे पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे स्टार्ट हुए। तो इस प्रकार के तनाव की स्थिति रोकने के लिए तत्कालीन सरकार के क्या द्वारा बोला आपने? बाबरी मस्जिद? जी सर। बाबरी मस्जिद शब्द का प्रयोग ना करें। विवादित ढांचा विवादित बोला। ढांचा है वो जी 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 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में। जी जी जी। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। अब बताइए, जी। कंटिन्यू करिए। तो उस विवादित ढांचे को ढहाने के बाद पूरे देश में एक तनावजनक माहौल क्रिएट हुआ, हिंसाएं हुई। तो तत्कालीन स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए एक्ट लाई गई और इसमें मुख्यतः ये प्रावधान था कि 1947 तक इसका जो नेचर था उसके खिलाफ उसमें और कोई बदलाव आगे नहीं होना चाहिए। तो उसकी वजह से अब इस कानून को विभिन्न संगठनों द्वारा चुनौती दी जा रही है, क्योंकि इसमें कई नागरिकों के जो जी ओके, जी जो मामला है वो ये है जी कि उसके जो पूजा स्थल है उसमें कोई बदलाव या तोड़ फोड़ या उसमें कोई परिवर्तन तो नहीं कर रहे, जी केवल एक सच्चाई जानना चाहते। इसमें एक आ जा रहा साहब हमको इतिहास सही पढ़ाया ही नहीं गया, जी हमको तो सही इतिहास तो मालूम पड़ जाए, फिर जो करना करें, आपका वर्षिप पे तो हम हाथ नहीं लगा रहे। जी 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 अब अब क्या स्थिति बनी? मेरा ये सवाल है जी कि क्या सर्वे करने पे भी रोक होना चाहिए या ऐसे पथराव होना चाहिए क्या? जी नहीं सर, बिल्कुल सर्वे होना चाहिए। उस स्थान की सत्यता और ऐतिहासिकता को जानना हमारा मौलिक अधिकार है और इसे मुझे लगता है कि संबंधित समुदाय को समझदारी से इस प्रकार के ठीक, मैटर को सहयोग बढ़िया। करना चाहिए।
आपने कौशल उन्नयन का वो शब्द वापरा था अपने परिचय में, जी सर। तो कौशल उन्नयन में आपने क्या-क्या काम किए हैं ज़रा सुनना चाहेंगे? सर मैंने इसमें पर्टिकुलर मैंने काम नहीं किया था क्योंकि इसके माध्यम से हमने 200 युवाओं को प्रशिक्षण दिलवाया था। मैकेनिकल है, जो कारीगरी घर वगैरह बनाते हैं, तो इसमें मैंने 6 महीने काम किया था सर, और 200 बच्चे ने जो इन्होंने इस पे प्रशिक्षण ली थी, वर्तमान में बढ़िया सैलरी के साथ में जॉब कर रहे हैं, 40 बच्चे उसमें से। कुछ लोग चेन्नई में, कुछ लोग हैदराबाद में। ओके, सीआईआई संस्थान में दिलाया था छिंदवाड़ा में? जी नहीं सर, ये कोलार में एक सॉरी महाराष्ट्र का एक शहर है, अकोला, सॉरी सर ओके, मुझे हाँ, नाम मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ, हाँ। जी, जी। तो उस संस्थान से आप कैसे जुड़ गए? अ, या वो आपके पास आए थे, क्या हुआ? जी, घर आए थे सर वो, और उन्होंने कहा था कि इसमें ये स्कीम है, कौशल प्रशिक्षण दिलाया जाता है, साथ-साथ नौकरी भी दिलाते हैं, नौकरी भी दिलाते हैं। तो लग भी रही जी, है ना? ये आपने बड़ा अच्छा काम किया। जी, थैंक मैं यू। सीआईआई के बारे में सुनना चाहता हूँ, छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट है, सीआईआई। सर मुझे पता नहीं था इसके बारे में सर मैंने। अच्छा, वो भी यही काम करता है, गवर्नमेंट और इंडस्ट्री का संस्थान जी, है। खुद इंडस्ट्री के इंजीनियर वहाँ पढ़ाते हैं और बच्चों को ट्रेनिंग देकर के अपने जॉब पे ले लेते हैं। निश्चित तौर पर सर भविष्य तो में। ये इसको आप जब कौशल उन्नयन अपना परिचय वहाँ बोल दोगे तो छिंदवाड़ा का जिक्र जरूर आना चाहिए उसमें। जी बहुत सर। बड़ा इंस्टीट्यूट है वो। जी, जी, थैंक यू ठीक है। सर। सस्टेनेबल गोल, सतत विकास के लक्ष्य कितने हैं और कुछ के नाम बताएं या पूरे के नाम बता दें? सर इसके लक्ष्य 17 लक्ष्य है, जी, और गरीबी मिटाना, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना, और भूखमरी कम करना जैसे प्रावधान इसमें शामिल है सर। ग्रीन एनर्जी में जी। मध्य प्रदेश का कुछ काम बताइए कि साहब ये काम करें, मध्य प्रदेश में हुए हैं, किसी ने भी किया सेंट्रल एड से, स्टेट से, ये काम हुआ सब ग्रीन एनर्जी के रिलेशन में। सर रीवा में सोलर मेगा प्लांट है, 750 मेगावाट उत्पादन क्षमता। साथ में ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना की गई है, और यदि हम देवास में देखें तो विंड पावर्स की स्थापना की गई है, और कुछ बैतूल में भी है, और इंदौर तो प्रथम नंबर पर है सर सोलर विंड एनर्जी उत्पादन की। गुड। जी, तो ये कितने मेगावाट है ये आपको खुद को देखना पड़ेगा। जी, जी सर। एक सवाल और थोड़ा सा तिरछा सा है, जी, 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 जातिगत जनगणना, जी, ठीक है? इसमें कहते हैं साहब जातिगत जनगणना होना चाहिए, इस पे नहीं होना चाहिए, मतलब ये चर्चा में खबरों में बना रहता है। जी। जातिगण जातिगत गणना के साथ में क्या उसका धंधा, उसका क्राइम, उसका जो भी सारी करो, मतलब मेरा ये कहना है कि जातिगत गणना के साथ में सारे डाटा की जानकारी ले लो ना पूरी। जी, ये आदमी है, ये जातिगत गणना इसकी है और इसका अच्छे और बुरे सारे कर्मों के रिकॉर्ड भी रखे जाने में के संबंध में आप अपने विचार बताओ कि साहब हाँ ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, तो कारण क्यों? सर मुझे लगता है जातिगत जनगणना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस जातिगत व्यवस्था से हम बाहर निकले और जो समस्याएं क्रिएट हुई उन्हीं समस्याओं का समाधान हम फिर से जातिगत जनगणना में देख रहे हैं, तो मुझे लगता है गलत है। हमें अलग आयामों पर काम करने की जरूरत है। समाज को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर उनको चिन्हित करके एक नई योजनाएं बनानी चाहिए, और समाज का तो विकास। जातिगत गणना नहीं होगी तो मालूम कैसे पड़ेगा कौन सी जाति कितने लोग, कैसे योजना बनेगी? सर मुझे इसमें हमें जो आर्थिक स्थिति है उनकी, उसके आधार पर यदि कैटेगराइज करें हम उनको तो ज़्यादा फायदेमंद होगा सर, क्योंकि जातिगत जनगणना यदि हम करते हैं तो समाज डिवाइड होगा इससे। एक काम हो गया कि उनके विकास की प्लानिंग कर लेंगे जातिगत जनगणना। जी, कौन सी जात के व्यक्ति ने जी, कौन से ऐसे अच्छे काम किए हैं और कौन से उस व्यक्ति ने बुरे काम किए हैं, उससे भी तो डाटा चाहिए ना मुझे कि भैया कौन क्राइम करता है, कौन नहीं करता है, कौन बचाता है, ये भी चाहिए मुझे। तो क्या ये होना चाहिए? ये सब डाटा इसमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए सर। आना चाहिए। जी, ये थोड़ा सा, लेकिन ये निर्भर करेगा जी, जो सरकार है, वो निर्णय करेगी, जैसा निर्णय होगा वो करेगी। ये लास्ट में आपसे अपेक्षा चाहिए, है ना? जी, ये जी, उत्तर आना चाहिए कि अपने विचार के बाद में सरकार को थोप दो जो जी, कुछ है, थैंक ठीक यू है? सर, थैंक यू। अभी भू राजस्व अभियान चल रहा है, क्या कर रहे हैं इसमें?
बड़ा जोर शोर से चल रहा है, मुख्यमंत्री जी, प्रमुख सचिव महोदय और सब लगे हैं, और हो सकता है आपका इंटरव्यू के आसपास में तब भी चल रहा होगा, भू राजस्व अभियान। और सर मैं क्षमा चाहता हूँ, उसके बारे में पढ़ा नहीं था सर। रोज पेपर में आता है, रोज कोई सस्पेंड हो रहा है, किसी की बहाली हो रही है वगैरह, खैर लेकिन जी। अभियान सरकार जी का इस सर। पर। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं आपसे। जी सर। आप भारत के नागरिक हो जी सर। और आपको चौराहे पे किसी ने रोक लिया, जी जी। तो आप कैसे सिद्ध करेंगे साहब मैं भारत का नागरिक हूँ? क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसकी अपेक्षा कर सकता है, जिससे वो मान जाए? जी जी। सर आजकल मोबाइल का ज़माना है, तो मोबाइल में सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध होते हैं और मोबाइल सबसे बड़ा सहारा है सर। मैं तो उस डॉक्यूमेंट का नाम जानना चाहता हूँ जिससे मान जाए हाँ साहब ये नागरिकता होने के लिए प्रमाण है। बिल्कुल। सर डॉक्यूमेंट का नाम बताइए। सर परिचय पत्र जो चुनाव में यूज़ होता है सर। ठीक। हाँ, ठीक है विक्रम जी, एक कुछ हाँ। और, ये जो आबकारी अधिकारी आप बन जाते हैं, जिला आबकारी अधिकारी मान लें, जी तो वो कौन से एक्ट में काम करता है? सर, सॉरी जानकारी। डिप्टी कलेक्टर कौन से एक्ट में काम करेगा या कौन सी संहिता में काम करेगा? क्षमा चाहता हूँ सर। डीएसपी किस कानून नियम के मोटा मोटी काम करेगा? सॉरी सर। अच्छा, सहकारिता अधिकारी बना दिए जाते हैं आप, जी कौन से एक्ट में काम करेगा? सॉरी सर, मुझे कोई बात नहीं। जी ये थोड़ा सा ऐसा सवाल है जिसके बारे में अपने जो आपने देखा ना सभी पद, जी जी तो सभी पद क्या करते हैं, किस सेक्टर में काम करते हैं जानना आवश्यक है। जरूरी सर। मैं हम आपका इंटरव्यू समाप्त करते हैं, फीडबैक लीजिए। जी जी, थैंक यू सर।